सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक लिया गया है पठन कौशल से। तो आइए आज देखते हैं आरंभिक पठन कौशल। और ये जो आरंभिक पठन कौशल है, ये एक टॉपिक है आगामी परीक्षा जो सुपर टेट की होगी उसमें। तो आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत हमको क्या सीखना है? पहले तो यही सीखना है पठन का अर्थ। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द आता है रीडिंग। भाई पढ़ने को अंग्रेजी में रीडिंग ही बोलते हैं, लेकिन अगर हम हिंदी में देखें तो एक पठन शब्द है, एक वाचन। ये दो शब्द हैं, लेकिन इसकी दोनों की जो अंग्रेजी है वो है रीडिंग, लेकिन अपने आप में ये दोनों ही भिन्न अर्थ लिए हुए हैं। और इसी के बारे में हमको आज अध्ययन करना है। तो पहले वाचन समझें। वाचन क्या है? वाचन का अर्थ जोर जोर से पढ़ना। जोर जोर से पढ़ना क्या कहलाता है? वाचन कहलाता है, जिसमें श्रोता आनंद ले सके। अब जोर जोर से जब पढ़ता है तो जो सुनने वाला भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि अकेले ही चिल्ला रहा है जोर जोर से। जो भी पढ़ रहा है वो सुनने वाला भी है, तो श्रोता आनंद ले सके। तो यहाँ पर जो श्रोता शब्द लिखा है, इसको ये कहिए श्रोता, यानी सुनने वाला। दूसरा है पठन। पठन का अर्थ, अब ये क्या हुआ? इसमें क्या है? जोर से तथा मौन। जोर से तथा मौन होकर पढ़ना। इसमें तो केवल जोर जोर से वाचन में, लेकिन पठन में दो स्थितियां हो गई। जोर से भी पढ़ रहा है और मौन होकर भी पढ़ रहा है। मौन होकर पढ़ना, जिससे पठित सामग्री, अब जो भी पढ़ रहा है वो समझ सके। ठीक है, क्योंकि मौन पढ़ रहा है तो उसमें जो भाव है उसको समझे, तभी तो क्लियर होगा। तो पठन का अर्थ क्या हुआ? जोर से और मौन होकर पढ़ना। और वाचन का अर्थ है जोर जोर से पढ़ना। ठीक है, और जो सुनने वाला श्रोता है वो भी उसको आनंद ले सके। तो वाचन और पठन दो शब्द अलग अलग हैं और दोनों के मतलब भी आपको समझ में आ गए। अब चूंकि पढ़ना बालक जब सीखता है, कोई भी हो और किसी भी उम्र में हो, तो वो किन चीज़ों से गुजरेगा? पहला तो भाई गुजरेगा शब्द, दूसरा शाब्दिक, तीसरा रचनात्मक और चौथा सृजनात्मक। जब भी कोई पढ़ना सीखेगा तो ये चार स्तर है, इनसे गुजरना ही पड़ेगा, यानी गुजरता ही है। किससे? शब्द से, शाब्दिक, रचनात्मक और सृजनात्मक। अब कोई भी अक्षर जब मिलेंगे तो एक शब्द बनेगा। तो शब्द अपने आप में एक अर्थ लिए होता है।
जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है कमल। अब 3 अक्षर मिलकर, 3 वर्ण मिलकर एक शब्द बना रहे हैं, और इसका मतलब जब ये पढ़ेंगे तो इसका एक अपना अर्थ भी है। ठीक है, इसी तरह से तारा, इसका भी अपना एक अर्थ। तो पहले मुलाकात तो शब्द से होगी। जब वो पढ़ना शुरू करेगा, जैसे ही वर्ण को वो पहचान लेगा और वर्ण पहचानने के बाद शब्द पर आएगा, शब्द को पढ़ना शुरू कर दिया। फिर दूसरा कह रहा है जी शाब्दिक, यानी फिर तो अनेकों शब्दों से मुलाकात होगी, एक श्रृंखलाबद्ध शब्द मिलेंगे। उसके बाद इसी में उसको क्या सीखने को मिलेगा? ध्वनि, उच्चारण, ठीक है, ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। रचनात्मक, सृजनात्मक, ये रहा अगला कदम। जब वो किसी भी पठित सामग्री को पढ़ता है तो 2 ही बातें होंगी। अगर इंटरेस्ट की जो भी चीज़ें होंगी उनको अपने पास रखेगा, जो नहीं होंगे उसको हटा देगा। तो धीरे धीरे अगला कदम क्या है? रचनात्मक और सृजनात्मक। वो खुद भी लिखना शुरू करेगा किसी विधा को, चाहे वो गद्य में हो चाहे वो पद्य में हो। तो एक सृजन की उसके अंदर अभिवृत्ति, यानी एक उसके अंदर रुचि सृजन की पैदा हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब तक उसने पढ़ना सीखा ही नहीं तो रुचि कहाँ से होगी? अब मान लीजिए बहुत सारे लेखक हैं, कुछ किताबों को लिखते हैं, ठीक है, कुछ अखबार में भी लिखते हैं अलग अलग भाषाओं में। तो पहले उनके अंदर ये रुचि पैदा हुई होगी, तभी तो ये रचनात्मक कार्य हो रहा है। अन्यथा की स्थिति में वो इस ओर बढ़ते ही क्यों? तो पहले तो बात हुई पठन की। तो 4 स्तर से गुजरेंगे, चारों बताए, शब्द, शाब्दिक, रचनात्मक और सृजनात्मक। अब आता है पठन की विधियां। पठन की विधियां, अब ये कौन सी है? पहला है चित्र पठन। किसी भी प्राइमरी की कक्षा में या प्री प्राइमरी की कक्षा में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं, यानी छोटा बच्चा जाता है तो दीवारों पे बहुत सारे चित्र बने होते हैं, चित्रों को देखता है। चित्रों को देखकर उसके मन में बहुत सारे भाव प्रकट होते हैं। पहली बात तो ये कि वो आकृति जो भी बनी है उसको समझने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। उसकी जो बनाने की जो शैली है या जो रंग भरे हुए हैं उसकी जो सुंदरता है उसको भी देख रहा है, बहुत सारी चीज़ें देख रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किताब से ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ना कहते हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चित्र देख के ही हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार, जो भाव आ रहे हैं वो भी तो पढ़ना हुआ। तो ये भी एक तरीका है, विधि है, चित्र पठन, जो छोटे क्लास के बच्चों के लिए होता है। दूसरा, अब ये तो व्यवहारिक जीवन में भी तो चित्र पठन होता है। रोड पर बहुत सारे साइन बोर्ड होते हैं, कुछ चित्र बने होते हैं और उस चित्र से ही समझ जाते हैं कि भाई ये क्या है, इसका मतलब। कहीं कोई पुलिया है, उसका बच्चा दौड़ता हुआ दिखा दिया चित्र पर, समझ लिया कि ये स्कूल है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें तो बड़े भी, तो चित्र पठन ये भी एक विधि है। दूसरा, शब्द पठन। अब ये तो आप जानते ही हैं शब्द पठन, शब्द कैसे पढ़ा जाएगा। जोर जोर से पढ़ते हैं, 2 वर्णों का मेल या 3 वर्णों का या बहुत सारे वर्ण मिलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था अदरक, ये शब्द है मान लो, तो अदरक। अब किसी बच्चे से कहें कि भाई ये पढ़ो, तो वो बहुत तेजी से पढ़ देगा आ,
जबकि ये आ नहीं है। इसको जब पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, अदरक, अदरक। अब एक साथ पढ़ो, अदरक। तो शब्दों को तभी पढ़ पाएंगे जब वर्ण को हम एक एक करके समझें, उसकी ध्वनि को। अब जैसे फिर मैंने एक शब्द लिया, कमल लिया, तो खाली का अगर बच्चे से बुलवाते हैं तो वो का बोल देगा, लेकिन नहीं, क झटके के साथ, कमल, तब बनेगा कमल। तो ये शब्द बहुत सारे हैं, दो शब्द मिला दिए, जैसे आम, तो इस पर डंडा चढ़ा हुआ है, जोर से बोलेगा आम। बहुत सारे हैं ऐसे। तो शब्द पठन, इसमें बच्चा क्या सीखता है कि सही उच्चारण और ध्वनि, ये शब्द में समझ में आ जाता है। दूसरा, शाब्दिक पठन, यानी 1 2 3, इसका अर्थ है मौखिक पठन, जिसमें आ गया ध्वनि, उच्चारण और मधुरता, धैर्य, पाठ्य मुद्रा, ये सब क्या है, मौखिक पठन में आ गया। क्या, शाब्दिक पठन। आप कोई मंत्र पढ़ रहा है, मान लो, कितना अच्छा लगता है, किसी किसी के मुंह से बोल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मधुरता है। यह भी अपना पढ़ने की उसकी अपनी कला है। पढ़ तो वो भी रहा है, पढ़ दूसरा भी रहा है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के पढ़ने से मधुरता आती है। तो ये है कि शाब्दिक पठन में ध्वनि, उच्चारण, मधुरता, धैर्य, पाठ्य मुद्रा, ये सब शामिल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या क्या शामिल है। चौथे नंबर पर है चिंतनात्मक, चिंतनात्मक पठन। अब ये क्या होता है चिंतनात्मक पठन? इसमें क्या करते हैं, छात्र लेखक के विचारों, छात्र लेखक के विचारों को आत्मसात करता है। क्या, जो भी पाठ्य सामग्री है जिसको वो पढ़ रहा है और लेखक ने उसमें जो कुछ भी लिखा है, तो छात्र लेखक के विचारों को आत्मसात करता है। चिंतन, उसी से बना ये शब्द चिंतनात्मक, चिंतन करता है कि भाई इसमें क्या भाव दिया हुआ है। दूसरा जो दिया हुआ है वो भी मैं बताता हूं इसके अंतर्गत, विरोधी बातों को हटाकर अपेक्षित ज्ञान का संचय करते हैं। छात्र क्या करेगा, जो उसके लिए उपयोगी है उसको वो सीख लेगा। तो चिंतन करने पर ही तो समझ में आएगा कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। तो दूसरा ये जो विधि है, ये विधि ये भी बताती है, क्या बताती है, चिंतनात्मक पठन, यानी एक विधि ये भी है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका भाव समझें, उसके विचार लेकर के उसको आत्मसात करें, खाली पढ़ना ही नहीं है। अगला स्वाध्याय, एक शब्द है स्वाध्याय, यानी खुद ही अध्ययन करना। स्वाध्याय का दूसरा नाम ही क्या है,
चिंतनात्मक पठन। जब व्यक्ति सेल्फ पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, चाहे वो कुछ भी पढ़ रहा हो, तो इसको क्या कहेंगे? वो चिंतनात्मक पठन, किसी भी विषय को पढ़ रहा हो। दूसरा, 4 विधि होगी। अब 5वीं विधि, अब तक हमने 4 विधि की चर्चा की, अब 5वीं विधि क्या है? 5वीं सृजनात्मक पठन। ये क्या है? पढ़ते पढ़ते मानव सृजन की ओर अग्रसर होता है। उसका झुकाव गद्य या पद्य। जब पढ़ेगा तो कोई ना कोई उसको रुचि है, किसी को कविताएं बहुत पसंद है, किसी को कहानियाँ बहुत पसंद है, तो जो रुचि जिसकी जैसी बनेगी उस हिसाब से उसका झुकाव होगा, चाहे गद्य की ओर हो चाहे पद्य की ओर हो जाता है। पद्य में किसी एक ओर हो जाता है। अब जब झुकाव होगा तो क्या होगा? साहित्य का सृजन। अब वो ही जिसका झुकाव है, चाहे वो गद्य में हो चाहे वो पद्य में हो, वो साहित्य का सृजन करेगा। भाई सृजन का मतलब तो निर्माण ही है, वो सृजन करना शुरू कर देगा। तो पठन की अब तक जो हमने देखी वो 5 विधि देखी। कौन सी विधि देखी? पहले तो चित्र पठन, फिर शब्द पठन, फिर शाब्दिक पठन हो गया, फिर चौथे नंबर पर क्या आया? चिंतनात्मक पठन, और 5वें नंबर पर कौन सा है? सृजनात्मक पठन। अब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का जो वास्तविक उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। तो ये 5 विधि हैं पठन की, और इन 5 विधियों से पठन होता है। देखो ये जो शब्द है चिंतनात्मक, जो विचार करता है वो सृजन भी कर सकता है। जैसे वैज्ञानिक न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हैं, सेब ऊपर से गिरा और उसने ग्रेविटेशनल जो लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। ऐसी बात नहीं है कि औरों ने नहीं देखा कोई चीज़ ऊपर से गिरते हुए, लेकिन उसने वहाँ विचार किया पेड़ के नीचे कि ये सेब गिरा नीचे तो गिरा ही क्यों, ऊपर ही क्यों नहीं गया। बस यहीं से शुरुआत हो गई, और यहाँ से क्या हो गया? उसने उस पर विचार किया, चिंतन किया, और परिणाम ये हुआ उसने ये फैसला किया कि भाई जरूर कोई ना कोई पृथ्वी में ताकत है, और उस ताकत का नाम रख दिया गुरुत्वाकर्षण बल। तो पठन जब कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं शिक्षक, तो इन्हीं विधियों का प्रयोग कर रहे होते हैं। अब कितने छात्र साहित्य की ओर अपना सृजन करेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कोई ना कोई होगा जरूर। अन्यथा ये साहित्य में लगातार जो वृद्धि हो रही है और विकास होता ही चला जा रहा है, इसको तो ये तो रुकने वाली स्थिति है नहीं। तो ये सब किसकी देन है? पठन की देन। अब पठन की विधि जो थी वो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं पठन के प्रकार। अब पठन के प्रकार हो गए 2, सस्वर वाचन या पठन। दूसरा सस्वर पठन और मौन पठन। क्योंकि बात पठन की हो रही है तो सस्वर पठन और मौन। अब किताब लेके जब हम जोर जोर से पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया? सस्वर पठन।
और जब किताब लेके बिल्कुल शांत पढ़ रहे हैं, होठ भी नहीं हिल रहे हैं, ठीक है ना, मुंह भी नहीं चल रहा है, चुपचाप पढ़ रहे हैं उसको, तो ये क्या है? मौन पठन हो गया। मौन पठन और सस्वर पठन। अब इसमें दो भाग हो गए। एक तो होता है वैयक्तिक वाचन और एक हो गया सामूहिक। जब व्यक्ति अकेले पढ़ रहा है, छात्र अकेले पढ़ रहा है तो वैयक्तिक हो गया, समूह में पढ़ रहा है तो सामूहिक हो गया। इसमें देखा जाता है तो माध्यमिक की कक्षा, इसमें वैयक्तिक वाचन, और सामूहिक छोटी कक्षा जैसे प्री प्राइमरी या प्राइमरी, इसमें प्राथमिक कक्षाओं को शामिल किया गया है, क्योंकि बच्चा अकेला पढ़ेगा नहीं क्लास में, तो सामूहिक वाचन सभी को पढ़ाते हैं एक साथ। सामूहिक हो गया वाचन, वैयक्तिक वाचन हो गया, ये सस्वर पठन के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं मौन की, मौन पठन, मौन वाचन। ये इसके भी भेद हैं, इसके भी प्रकार हैं। मौन वाचन के भेद, तो इसके कितने हो गए? दो भेद हो गए भाई। एक तो गंभीर वाचन और एक हो गया द्रुत वाचन। गंभीर वाचन और द्रुत। द्रुत का मतलब तेज पढ़ना, और गंभीर का मतलब है उस विषय वस्तु के अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ना। अब इसी को देखते हैं, गंभीर वाचन के उद्देश्य। अब ये जो है इसका क्या उद्देश्य है? तो पहला है भाषा पर अधिकार। किस पर? भाषा पर अधिकार। आप व्याकरण की दृष्टि से भी उस पर अधिकार कर सकें, यानी पूरी समझ विकसित कर सकें। तो पहला काम तो गंभीर वाचन का यही है, क्योंकि आप गंभीरता से उसको जब पढ़ रहे हैं तो उसका उच्चारण, ध्वनि, है ना, उसकी लय और उसके अर्थ को भी साथ के साथ समझें। ये तो हुई भाषा पर अधिकार। कहाँ विराम लगना है, विराम चिन्ह आदि कहाँ कहाँ प्रयोग होंगे, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। दूसरा, विषय पर अधिकार। विषय पर अधिकार कि आप जो भी टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उस पर भी अधिकार कर सके। तीसरा, केंद्रीय भाव। जो भी आप पढ़ रहे हैं तो वो किसी न किसी विषय को लेकर ही लिखा हुआ मैटर होगा, उसको पढ़ रहे होंगे। तो उससे सबसे पहले मुलाकात तो भाषा की होगी ना, वो किस भाषा में लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है तो आप हिंदी भाषा पर अधिकार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इंग्लिश है तो इंग्लिश, और जो भी भाषा है। और फिर जो मैटर लिखा है विषय पर अधिकार, क्योंकि उसको समझना है। फिर केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया, उसका क्या मतलब है, क्या बताना चाह रहा है। और चौथा नंबर पे आता है नवीन सूचना का एकत्रीकरण। अब गंभीर वाचन जब वो कर रहा है तो इतने उद्देश्य को लेकर कर रहा है। इतने उद्देश्य हैं गंभीर वाचन के, 4: भाषा पर अधिकार, विषय पर अधिकार, केंद्रीय भाव और नवीन सूचना का एकत्रीकरण। ये आता है गंभीर वाचन
के उद्देश्य के अंतर्गत। अब इसी तरह से द्रुतवाचन, अब द्रुत का मतलब बताया अभी कि खुद में द्रुत का मतलब तो तेज होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या मतलब है, तेज, तेजी से पढ़ना, द्रुतवाचन। अब इसका क्या उद्देश्य है, द्रुतवाचन के उद्देश्य, तो पहला वो सीखी भाषा का अभ्यास। अब ये द्रुतवाचन आपको देखने को सबसे बढ़िया उदाहरण कहाँ मिलेगा, इसका मिलेगा जो टेलीविज़न पर समाचार देते हैं या कहीं किसी घटना का जब वर्णन कर रहे होते हैं तो कितनी तेजी से बोल रहे होते हैं मीडिया वाले लोग। द्रुतवाचन यानी कुछ ही सेकंड में बहुत सारे शब्द बोल देते हैं, तो क्या है ये, द्रुतवाचन। अब द्रुतवाचन जब वो कर रहे होते हैं, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अपना शिक्षण कौशल के अंतर्गत ही रहे, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सीखी भाषा का अभ्यास करना। जब आप भाषा को सीख जाएंगे तभी तो तेजी से बोला। अरे साइकिल चलाना पहले सीख लें, फिर तेजी से भी चला लेंगे और हाथ जोड़ के भी चला लेंगे। पहले साइकिल तो आनी चाहिए, पहले पढ़ना आना चाहिए, तेजी तो बाद की बात है। हाँ, लेकिन द्रुतवाचन का जो वाकई उद्देश्य हो कि सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना। उसके बाद नंबर 2 पर आता है अवकाश का सदुपयोग। अरे जब कोई व्यक्ति फ्री है तो उसको पढ़े। और नंबर 3 साहित्य का परिचय। नंबर 4 अभिव्यक्ति। नंबर 5 आनंद की प्राप्ति। ये सब किस में आता है, द्रुतवाचन। और ये द्रुतवाचन जो है बहुत जगह काम आ रहा है। जब फिल्मों में डायलॉग बोलने में बहुत सारा है ना, कविताओं में ये सब द्रुतवाचन ही है। जितने कवि हैं तेजी से बोल रहे हैं, कविता सुना रहे हैं, स्पीड से सुना रहे हैं, ये सब द्रुतवाचन के उद्देश्य। तो हमारा जो टॉपिक आज का था वो क्या था, आरंभिक पठन कौशल। आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत कितना सीखना है हमको कि पठन किसे कहते हैं, वाचन किसे कहते हैं, पठन की विधियां क्या हैं और पठन के प्रकार क्या हैं। फिर उसके बाद जो हमने चर्चा की मौन वाचन यानी सस्वर और मौन, इसका भी, और ये टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। आज आप थोड़ा सा सेल्फ भी पढ़िए, 2 कदम हम चले और 2 कदम आप भी चलिए, टॉपिक क्लियर, परीक्षा में आएगा आप कराएंगे बड़े आराम से, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन की ओर अग्रसर रहें। धन्यवाद।